नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो आज बात करेंगे कट्टू कच में। जनता की जेब खाली है, रसोई का बजट बेपटरी है। आज देश का आम नागरिक सुबह उठता है तो उसे गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि महंगाई का एक नया शॉक मिलता है। तेल कंपनियों ने एक झटके में पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए के पार और डीजल 90 रुपए के पार हो चुका है। इतना ही नहीं, सीएनजी भी 2 रुपए महंगी हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 993 रुपए का जो डाका डाला गया है उसने होटल, ढाबों से लेकर अब आपकी थाली के भोजन को भी महंगा कर दिया है। खाने पीने की चीजें, सब्जियां, दालें सब आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। वहीं सोना या चांदी भी उछाल में है। इस चौतरफा मार को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा 3 रुपए का करंट तो लग चुका है, बाकी की वसूली किश्तों में होगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने व्यंग्यात्मक कार्टून शेयर करते हुए कहा कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो अब साइकिल ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि महंगाई वो सियासी फुटबॉल है जिसे सत्ता में बैठे लोग छिपाने की कोशिश करते हैं और विपक्ष में बैठे लोग गोल करने के लिए हर रोज एक नया मुद्दा जो है वो ढूंढते हुए रहते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। सवाल यह है कि क्या वादे सिर्फ चुनाव तक ही सीमित होते हैं? क्या इस देश का आम इंसान सिर्फ टैक्स चुकाए और महंगाई की आग में झुलसता हुआ रहे? इन्हीं तीखे सवालों के साथ आज की महाडिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों का। देखिए, पूरे दुनिया में अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर, जो गल्फ का वॉर है, उससे तेल, डीजल और गैस पर दबाव बना है और पूरे दुनिया में तेल की कीमत और गैस की कीमत जितनी बढ़ी है उसमें भारत में सिर्फ 3 रुपये बढ़े, जबकि आप देखेंगे वर्मा में 112%, मलेशिया में 71%, पाकिस्तान में 44%, अमेरिका में 48%, और अगर ऐसे गिना जाए श्रीलंका में 41%, ब्रिटेन में 34%, जर्मनी में 13% और जापान में 11% तेल के दाम बढ़े हैं। उस तुलना में भारत ने ऐसी नीति अपनाई कि यहाँ जनता पे बोझ कम पड़े और यहाँ पर अगर 3 रुपये बढ़ाने पे जिस तरह का हमला कांग्रेस कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको, देश की जनता को मालूम है कि कितना बड़ा संकट है देश में, पूरी दुनिया में, और उसमें कम से कम बोझ जनता पे डाला जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री कई उपाय कर रहे हैं। कई राज्य सरकार अपनी गाड़ियां घटा रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है। उसके अलावा लोग ईवी कार का उपयोग कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं। जनता भी सहयोग कर रही है, सिर्फ अलग थलग विपक्ष के लोग खड़े हुए हैं। जनता को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी चिंता करते हैं और इस संकट में भी मुकाबला करेंगे। जब कोरोना संकट में भी मुकाबला करके दिखाया, तो ये जो बड़ा संकट पूरे गल्फ वॉर की वजह से हुआ है, इससे भी निपट रही है सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, उनके ऊपर इस तरह के हमले करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और देश के हालात खराब हो रहे हैं, निश्चित तौर पे बीजेपी के लोग शायद अब इससे डरने लगे और इस वजह से देश के प्रधानमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री तमाम तरह तरह की बातें बनाते नजर आ रहे हैं। ढोंग नाटक भी कर रहे हैं, कोई बैलगाड़ी से तो कोई साइकिल से, तो कोई तमाम सारी उस तरह की व्हीकल से जा रहे हैं जो डीजल पेट्रोल से नहीं चलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के झंडे और खासकर हिंदू आयनी, ओम, जय श्री राम के झंडे लगी गाड़ियां क्यों खत्म हो गई एकाएक? मैं जब 100 गाड़ियां देखता हूं तो किसी एक गाड़ी में झंडा नजर आता और उससे भी कम करेंसी है, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने अपनी गाड़ी का झंडा उतार कर पूरी तरीके से जनता को गुमराह करने का काम किया है। ये बात विपक्ष को पता चल चुकी है।
खैर, ढोंग बंद करिए और अमेरिका से लड़िए, जिससे कि देश की आर्थिक नीति सही हो पाए, अगर हिम्मत है तो। नहीं, पहले तो मैं इस चीज पे आपत्ति करूंगा कि खाली उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ रही। महंगाई तो इस सरकार में पूरे देश में बढ़ी हुई है। और जो सरकार का कहना है या उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि नहीं, हम आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज की डेट में इनके पास कोई तैयारी थी नहीं। पेट्रोल प्राइसेस इस लेवल तक बढ़ते चले गए हैं, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, ना तो आपके पास पेट्रोल को स्टोर करने के लिए आपके पास कोई विकल्प रहा। और आप देखिए, रूस से जो बाकायदा इनका तेल का आयात आता था, हम अपने आप को क्लेम करते हैं विश्व गुरु, और अमेरिका की परमिशन पे, 1 महीने की परमिशन पे हम तेल मंगा रहे हैं, और आप कहते हैं हम तैयारी आपको जब अमेरिका करने की परमिशन देगा तब तो आप तैयारी करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो प्राइस राइज हो रहा है, चाहे पेट्रोल का हो या पेट्रोल के जरिए सारी चीजें का जो प्राइस राइज हो रहा है, और जिसको ये आपदा प्रबंधन की तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअल में ये गिरते हुए गड्ढे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ तैयारी की बात कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है। तो चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। अवरल मलिक, बीजेपी प्रवक्ता, देश दीपक मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, राजन गोयल, अर्थशास्त्री, और राहुल तलान, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज़ में। मलिक साहब, सीधे आपके पास, ये बताएं जरा, जब तेल सस्ता होता है तो मुनाफा सरकार का, और जब महंगा होता है तो जनता की जेब से लिया जाता है। तो इस संकट के दौर पर एक्साइज ड्यूटी कम करके आखिर राहत क्यों नहीं दी जाती? मलिक साहब बताएं। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारत का, तो मजबूती के साथ केंद्र सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। और जहां तक पर्टिकुलरली इस विषय की बात कर ली जाए, बिल्कुल स्पष्ट है, वैश्विक समस्या है, और वैश्विक पटल पे जिस प्रकार समस्या नजर आ रही है, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है किस तरीके से भारत सरकार हर विषय को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का काम कर रही है। और जहां तक युद्ध की परिस्थितियों का विषय हो, और एक तरीके तमाम सारी समस्याओं का विषय हो, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय है विपक्षी राजनीतिक दलों का इस विषय पे होने वाली राजनीति का और आरोप प्रत्यारोप का, मैं समझता हूं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस चीज को एक भारतीय के नाते देखना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पे सबको, सभी लोगों को, सभी राष्ट्रभक्तों को, सभी देशभक्त नागरिकों को, सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को एकजुट होकर एक भारतीय के नाते सोचना चाहिए। और बहुत बड़ी संख्या में ईवी व्हीकल्स पे लोग आए हैं, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है किस तरीके से माननीय मोदी जी की अपील का असर हुआ है। और जिस तरीके से जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और तमाम सारे हमारे जितने भी गवर्नर्स हैं और एक तरीके से मुख्यमंत्री हैं, जितने भी नेता हैं आज देश के, सभी पूर्ण रूप से बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, केंद्र के मंत्री हैं कि वो अपने कॉन्वॉय को हटा के और एक एक दो गाड़ियों से वो चल रहे हैं, काफिले को बिल्कुल हटा दिया गया। माननीय मोदी जी को अगर देख लिया जाए, अमित शाह जी को देख लिया जाए, पूरे कॉन्वॉय को उन्होंने हटा दिया है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा। और उसके साथ साथ जहां तक सोने का विषय और तमाम सारी चीजों का विषय है, तो माननीय मोदी जी ने सबसे अपील की है और जनता इस चीज को स्वीकार कर रही है। और मैं समझता हूँ इस विषय में राजनीति लाना किसी रूप में उचित नहीं है। राजनीति विषय पे हो सकती है, लेकिन जहां राष्ट्र की बात आ रही हो और एक तरीके से वैश्विक समस्या का विषय हो, और स्पष्ट रूप से नजर आ रहा हो कि इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली जो प्रॉब्लम है वो स्पष्ट नजर आ रही है, तो उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या विपक्षी राजनीतिक दल इस पर राजनीति करते हैं, तो मैं समझता हूँ अपनी समझ के अनुसार वो ठीक नहीं है। जी ठीक है मिश्रा जी, आखिर राजनीति क्यों की जा रही है? चलिए, केंद्र पर निशाना तो ठीक है महंगाई को लेकर, लेकिन जहां आपके शासित राज्य हैं उनमें आपने पेट्रोल डीजल में वैट की कमी क्यों नहीं की? क्यों जनता को लाभ नहीं दिया? क्या राज्य खजाना बहुत अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा टैक्स हाँ बोले मिश्रा जी, आवाज आ रही है। टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं ये कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत मध्य प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। मैं कह रहा हूं 50 रुपए हम हिमाचल कर्नाटक में भी आ जाएं वैसे। हाँ बिल्कुल हिमाचल का भी देख लीजिए, वहां पर वैट क्यों नहीं कम किया जा रहा? जनता वहां पे भी तो परेशान है। 5 रुपए कम करके थोड़ा सा आराम दे दीजिए जनता को। सुनिए,
मैं कह रहा हाँ, हाँ, हूं बोलिए। आप मोदी जी 50 रुपए पेट्रोल कर दें, हम 49 रुपए कर देंगे। हम कांग्रेस शासित राज्य में 49 रुपए कर देंगे, आप 50 रुपए पूरे देश में करिए। मैं अच्छा। गारंटी लेता हूं कि कांग्रेस शासित राज्यों में 49 रुपए 1 रुपए कम रहेंगे। आप करिए मतलब तो वो सही। करेंगे तब आप टैक्स करेंगे। वसूलेंगे आप, नहीं नहीं हाँ। नहीं, देश चलाएंगे आप। आपको अर्थव्यवस्था विश्व गुरु बनाने के लिए वोट आपको मिला, और महंगाई हम करें। आप कुछ दिन में आप कहेंगी कि डॉलर, राज्य सरकारें डॉलर भी कम कर दे, राज्य सरकारें डायरेक्ट नहीं, राज्य सरकार डॉलर कैसे कम करेगी? यहाँ पे तो राज्य सरकार जो कम कर सकती है उस पर बात कर रहे थे। जो राज्य सरकार कर सकती है उस पर आ रहे थे। हमने नहीं, मैं वही कह रहा हूं 50 रुपए पूरे देश में तेल के पेट्रोल के दाम कर दे। कांग्रेस शासित राज्यों में 49 रुपए कर दिया जाएगा, अगले दिन कर दिया जाएगा, तुरंत कर दिया जाएगा। आप कर दिए तो सही। कैसे कर दिया जाएगा? अगर वो कर देंगे तो कैसे कर दिया जाएगा? देखिए, जब राज्य में वोट की बात आती है तब तो नहीं कहते हैं कि पहले वो उनको वोट मिल जाए, मैं बाद में वोट ले लूंगा। मलिक जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यों में है, 4 राज्यों में हमारी जिम्मेदारी, हम 50 रुपए कर दे। आप सेंट्रल एक्साइज आप ले, सेस आप ले, उसके बाद से दाम हम कम करें, हमारी जिम्मेदारी है। पेट्रोलियम बीजेपी कह रही है कि राजनीति क्यों कर रहे हैं? अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये किसने कहा था? अब कह रहे हैं बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल छोड़ो यार, साइकिल से चलो यार, बहुत हुई महंगाई की मार, खाना कम करो यार। अब ये, अरे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा के मित्रों को, उन्होंने एक 3 रुपए जो बढ़ने का उत्सव, इनका बस चले तो उसका भी उत्सव मनाए, बड़ी कीमत मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। ये भी कर सकते थे, ये तो शुक्र मनाइए, इन्होंने उतना इवेंटबाजी नहीं किया। इनका तो ये है, इनका बस चले तो 3 रुपए बढ़ाने को भी इवेंट बना देंगे। बताएं मलिक जी, पीएम विदेशी में तो विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, वहां पे तो ग्लोबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 रुपए का संकट लगा हुआ है देश की जनता पर, वो कैसे सुधरेगा? जल्दी से आंसर दें, फिर मैं बिल्कुल स्पष्ट है दूसरे गेस्ट के पास भी जाऊं, राजन जी के पास और राहुल जी के पास भी। बोले मलिक जी। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहाँ मौजूद है, और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की एक तरीके से बात है, तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और जनता भी इस चीज को देख भी रही है और समझ भी रही है। बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समस्या चल रही है उस विषय पे इन्हें बात करनी चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस प्रकार की समस्या है और उससे सब सारे देश अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन भारत की इकोनॉमी फिर भी मजबूती के साथ खड़ी है, भारत की इकोनॉमी फिर भी मजबूती के साथ मूव कर रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की है। इस चीज को इन्हें समझना चाहिए और कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, मित्र हैं, लेकिन इस चीज को माफ करिएगा, इस चीज को दोनों पार्टियों को समझना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो वो ये कहती है कि ग्लोबल संकट है, और जब वो विपक्ष में बैठती है तो फिर आप समझ ही रहे हैं क्या ये आप लोग जैसे नारा लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल इन्हें सवाल करना चाहिए, सवाल करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, विपक्ष में बैठती है तब आप लोग एक दूसरे को कहते हैं महंगाई डायन है, और जब सत्ता में बैठते हैं तो आप वैश्विक स्तर पर इन सब का नारा लगा देते हैं। खैर, राहुल जी क्या कहेंगे आप? हम तो आज भी महंगाई को डायन बताते हैं और महंगाई को समाप्त करने की बात करते हैं। महंगाई मुक्त भारत का निर्माण हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण हो, गरीबी मुक्त भारत का निर्माण हो, रोजगार युक्त भारत का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और आज भी जो विकास हो रहा है ऑन ग्राउंड स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। जो ठीक है राहुल जी, चुनाव के समय सभी पार्टियां देखिए वोट लेने के लिए फ्रीबीज का फॉर्मूला अपनाती हैं, फिर उसकी वसूली क्या फिर महंगाई का नारा देकर जनता से लूट लेती हैं जब जीत जाती हैं। राहुल जी, देखिए, ये तो होता ही है और ये होता भी रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त चल रहा है उसके इम्पैक्ट्स पूरे वर्ल्ड पे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगाई भारत में, थोक महंगाई भारत में बढ़ी हुई है, पूरे विश्व में थोक महंगाई में बहुत ज्यादा वृद्धि है। भारत फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जिस हिसाब से तेल के जो 3 रुपए बढ़ाए गए वो ठीक है, वो बढ़ाने जनता पे भार पड़ता है, लेकिन ये भार कहीं ना कहीं तो डिवाइड होगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि सरकार और कंपनियां इतना झेलती रहें और एक दिन कोलैप्स कर जाएं। अभी ये नहीं पता है कि सिचुएशन कब तक सुधरेगी। और जहां तक बात है कि प्रधानमंत्री की अपील की बात है, प्रधानमंत्री ने अपील की थी और उस अपील को लोगों को, मुझे लगता है कि ऐसी अपील है जो सकारात्मक
दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए उसको। और ऐसा भी नहीं है कि अगर जब साइकिल से चलेंगे तो आपका क्या स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये सही बात है। अगर जो आप कार पूलिंग करते हैं तो दिल्ली में पॉल्यूशन भी कम हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ ये देखा जाए कि भाई कार पूलिंग के लिए क्यों बोल दिया या कम ऑयल खाने के लिए क्यों बोल दिया। वो सही बात है कि भारत बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। मलेशिया से हम कितना पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और कितने हम उसमें फॉरेन जो हमारी करेंसी है उसको देते हैं। वैसे ही तेल हम 80% इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमारी फॉरेन करेंसी जाती है। जब तक हमारा फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग नहीं होगा तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ते हैं। भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज तो कब ये तक है, लेकिन हर बार, क्योंकि देखिए इस बार तो ठीक है डॉलर 100 पार चला गया है कच्चे तेल का, लेकिन पिछले समय का अगर हम जिक्र कर लें पिछले साल का तो 75 था, तब भी तो दाम बढ़े थे ना, तब भी तो राहत नहीं मिली थी, तब ये खजाना किसके झोली में गया था? 40 भी राहुल था। जी पर आप एक बात बताइए, जो सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के नाम पे 100 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट करती हो, अगर जो आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतने हैं, आप कैपेक्स सोचिए हमारा कितना था 2014 में जब ये सरकार आई थी तो हमारा जो कैपेक्स था वो 2 लाख करोड़ था। आज हमारा कैपेक्स है 12.5 लाख करोड़। तो हम लेकिन राहुल जी इसकी मार गरीब जनता को ही क्यों पड़ती है? सवाल यहाँ पर ये है, आखिर हर चीज की मार गरीब जनता को क्यों पड़ती है? उसकी थाली पे असर दिख रहा है राहुल जी। राजन जी का सिंपल सा लॉजिक है, गरीब जनता को इसीलिए मार पड़ती है क्योंकि उसकी अर्निंग इतनी नहीं है। हाँ, तो इस पर भी तो ध्यान दिया जाए कि सिर्फ महंगाई बढ़ाते रहेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, जो अर्निंग है वो वहीं तक ही सीमित है। ठीक है, नहीं तो आप एक बात बताइए ना, जब तक आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इनकम नहीं बढ़ेगी, गरीब जनता को जाएगा क्या? तो ये एक पूरी तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए ना खर्चा करती है। अगर सरकार कैपेक्स पे खर्चा करती है, सड़क निर्माण पे खर्चा करती है, 100% आपकी रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन कर देती है। बिल्कुल राहुल जी, लेकिन आम आदमी की आमदनी पे तो सोचना पड़ेगा ना सरकार को। केवल महंगाई बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा ना, आम आदमी की आमदनी के लिए सोचना तो पड़ेगा ना, सिर्फ महंगाई बढ़ती चली जाए आमदनी के लिए भी सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए अनुपमा जी, मतलब मैं एक चीज ये हो जाए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ग्रामीण भारत की सड़कें अच्छी नहीं होंगी। आप एक बात बताइए, जब अगर जो आपको ग्रामीण भारत में सड़कें अच्छी चाहिए तो फिर आपकी बहुत सारी चीजें पहले आम आदमी को अपनी जेब देखनी है, उसको अपना खाना देखना है। राहुल जी कैसी बात कर रहे हैं? अच्छी होती हैं तो ग्रामीण, जहां गरीबी सबसे ज्यादा कहां है भारत में, ग्रामीण भारत में सड़कें पहले उसकी अर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। खैर अपने अपने व्यू हैं, अच्छी मार्केट में आ सकते हैं तब इनकम बढ़ती है। इनकम ऐसे नहीं है कि बचाने से इनकम बढ़ती है, बचाना एक लेकिन यही है ना कि आम आदमी की इनकम का कुछ सोर्स तो लाना चाहिए ना, कोई भी पार्टी आए। राहुल जी, आम आदमी का इनकम का सोर्स तो लाना चाहिए ना, क्योंकि आम आदमी का आमदनी अभी भी वही है 98 और खर्चा रुपया अभी भी वही है सिलसिला। फिर ये फैक्चुअल आपका मैं डेटा 2013 में आप पर कैपिटा इनकम देखिए कितनी थी भारत की, और आज कितनी $2850 पर कैपिटा इनकम है भारत की। 2013 ठीक है राजन जी का हम रुक कर लेते हैं। राजन जी देखिए, कमर्शियल गैस 993 महंगा हो गया, सोने का रिकॉर्ड टूट रहा है, देख रही है उछाल मार रहा है, तो क्या लगता है कब तक आम आदमी की जेब ऐसे ही ढीली होती रहेगी? राजन जी देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं कि हमें देखो ना, सरकार और विपक्ष का तो बेसिक काम है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसे अपोज करना, उसे वो करना। मैं उस इशू में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस संकट को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जियो पूरे वर्ल्ड का एक संकट है। अब हमें इसमें प्रोस्पेक्टिव दुनिया में क्या हो रहा है उससे की जगह इंडिया में हम किस तरीके से इसे सर्वाइव कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक ग्लोबल इम्पैक्ट है और एक डोमेस्टिक इम्पैक्ट है। जब भी हम प्राइसेस को बढ़ाएंगे तो डोमेस्टिक इम्पैक्ट से हमारा जो लोअर और मिडिल क्लास जो है वही सबसे ज्यादा पिसता है। लेकिन गवर्नमेंट को खाली मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ साथ फिस्कल पॉलिसीज भी उसमें ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड। यू हैव राइटली सेड कि भाई आप क्रूड की वजह से प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ड्यूटीज के साथ में उसके एड वलोरम उसके साथ लगा रहे हैं जी 15% ड्यूटी है, तो ड्यूटी भी आपके एक्सचेकर्स के पास एक्स्ट्रा जाएगी। प्लस मैं आपको एक बड़ी स्पेशल वार्निंग करना चाहता हूं, जो हमारा एक थिंक ग्रुप समझता है कि आपको इंपोर्ट के बिल के लिए बहुत सारी नॉन एसेंशियल आइटम जो हैं वो इंपोर्ट होती हैं, उन्हें हमें टेम्परेरी बैन करना पड़ेगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। कुछ लग्जरी आइटम्स हैं, कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनकी हमें सिर्फ एक दवाइयों से रिलेटेड, एक खाने पीने की चीजों के अलावा, और फिलहाल अगले 6 महीने साल भर हमें किसी चीज की ऐसी जरूरत नहीं है जिसमें हम अपने इंपोर्ट्स के बिल दें।
मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मशीनरीज हो सकती है। एक सबसे बड़ी चीज है, आपने गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ड्यूटी 6% से 15% कर दी, लेकिन आपका मैकेनिज्म नहीं है। आर यू नॉट इनवाइटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द, पुराने रीजन में होता था जब ड्यूटीज बहुत ज्यादा होती तो स्मगलिंग बहुत होती थी। हाउ यू विल प्रोटेक्ट? आज 15% के मार्जिन के अंदर आप हवाला को डेवलप करेंगे, डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो वही रुपया डॉलर में कन्वर्ट होगा और फिर कस्टम पास करके वही गोल्ड और सिल्वर यहाँ मार्केट में बिकेगा, ग्रे मार्केट में बिकेगा। आपको फिस्कल पॉलिसीज को लेके बहुत ड्रास्टिक कदम लेने पड़ेंगे। ये आई वॉश से कुछ नहीं काम चलेगा। आप नॉन एसेंशियल आइटम्स का इंपोर्ट बैन कीजिए और अपने मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और प्लस आपको गोल्ड और सिल्वर के लिए ये एक बड़ा फैंसी सा है, आप इसे डिजिटल गोल्ड, पेपर गोल्ड, इस तरह की चीजें से लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि उनका पैसा जो है वो गोल्ड इंपोर्ट में ना जाके हमारी डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जिनके गोल्ड्स के बॉन्ड्स हैं उसमें रहे, ताकि प्राइस लिंक टू द गोल्ड रहे। जब ये फॉरेन करेंसी की प्रॉब्लम ठीक होगी तो दे कैन कन्वर्ट देयर मनी इनटू द गोल्ड विच इज देयर फैंसी आइटम्स। आप जिसके यहाँ हाई एंड पे ले लीजिए, अगर उसके यहाँ कोई मैरिज है, डू यू थिंक ही विल नॉट बाय द गोल्ड? ही विल बाय द गोल्ड। लेकिन जो स्मॉलेस्ट ऑफ द पीपल है, अगर उसे 2 ग्राम 5 ग्राम लेना वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि आपने आइटम इसके अलावा मैं बार बार एक चीज को कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज को इसे कोरोना लेवल पे लेना चाहिए। आई कहती है कि अगर ये 100 से 120 के करीब क्रूड का जो ऑलरेडी रेट हो गया है, उसकी वजह से भारत की डोमेस्टिक जो जीडीपी है वो 0.6% से इफेक्टिव होगी। 0.6% से इफेक्टिव होने के बाद आप उसको समझिए कि एक आम आदमी पर कितना फर्क पड़ेगा। रिच एंड रॉयल रिच के ऊपर कहीं कोई कभी फर्क नहीं पड़ता। गैस का सिलेंडर बढ़ेगा, इन सब चीजों से उसकी दिनचर्या को ना आपने चरमरा दिया। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द पार्टी। प्राइम मिनिस्टर इज वेरी राइटली सेड कि ये वर्ल्ड की एक पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर टैक्स लगेगा, लेकिन आप लग्जरी टैक्स लगाइए, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को बैन कीजिए, करेंसीज को प्रोटेक्ट कीजिए, गोल्ड में आपने जो लगाया उसका जो है मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपके यहाँ इनडायरेक्ट डॉलर 3 दिन के अंदर गोल्ड और ये सब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने के बाद डॉलर फिर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म, एनी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज टू कंट्रोल द राइज ऑफ द गोल्ड, राइज ऑफ द डॉलर। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देश एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां मिले और सजेशंस दे, क्रिटिसिज्म नहीं, सजेशन देने, हाउ टू कम आउट विद दिस। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, क्या सरकार ने तय कर लिया है कि हर बार वैश्विक संकट का बहाना लगाकर क्या आम जनता पर ही ये महंगाई का बोझ फोड़ा जाएगा? मलिक साहब। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से आम जनता के ऊपर महंगाई के बोझ का और तमाम सारी समस्याओं का, तो जो आज भी डेवलपमेंट दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। महंगाई की बात बहुत से लोग कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें हो रही है, निश्चित रूप से हम समझते हैं उन विषयों को, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात कर जाए तो इस चीज को याद रखना होगा, डेवलपमेंट आज भी नहीं रुका इस देश का। इस चीज को याद रखना चाहिए, चाहे वो सड़कों के विकास की बात हो, एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट का विषय हो, हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट का विषय हो, टूरिज्म सेक्टर के डेवलपमेंट का विषय हो, या फिर किसी क्षेत्र की बात कर जाए, हर क्षेत्र में निरंतर विकास जारी है। नेशनल हाईवेज उसी गति के साथ बन रहे हैं, क्षेत्रीय सड़कें उसी गति के साथ बन रही है जिस प्रकार से पिछले साल बन रही थी, और मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। मलिक साहब, लेकिन आप नजर तो बनाइए, आम आदमी की थाली से स्वाद भी तो चलता जा रहा है, बाहर होता जा रहा है। आपने कमर्शियल रेट गैस का लगा दिया 993 रुपए, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आम आदमी की ही जेब तो कट रही है। नहीं देखिए, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का या जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं उनका जितना भी इन्वॉल्वमेंट है, उस आधार पे जितना भी किया जा सकता है पूर्ण रूप से रियायत देने का काम गरीबों को और एक तरीके से किसानों को किया जा रहा है। और जहां तक गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संघ सबके हित की बात है, तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हमारा तो स्पष्ट मानना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विश्वगुरु भारत, मजबूत भारत, नए भारत की हम बात करते हैं। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमारी सरकार आई और उसके बाद से तीव्र गति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। जीडीपी की बात कर ले जाए या फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात की जाए, हर क्षेत्र के विकास की बात कर ले जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी विकास की बात कर रहे हैं आप, लेकिन देश दीपक जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पहले 50 रुपए कर दे,
आपने देश दीपक जी को सुना था? देश दीपक जी कह रहे थे 50 रुपए कर दे केंद्र सरकार, तब वो जहां उनके शासित राज्य हैं तब वो कमी करेंगे। क्या कहेंगे इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दें। देखिए, एक चीज तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि 2014 से पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, 2014 के बाद का वो भारत है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर बात कर जाए, हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात की जाए, 100% बिजली पहुंच गई। पहले तो गांव में ही खंबे नहीं पहुंचे थे बिजली के। दूसरी चीज, जहां तक विषय शौचालयों के निर्माण का, वो 100% हो चुका। स्वच्छता अभियान हमारे द्वारा चलाया गया, जल जीवन मिशन चलाया गया, हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचे, इसकी चिंता की गई। उसके साथ साथ बैंकों में खाते खुले, इसकी चिंता की गई। डीबीटी की चिंता की गई, एक तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हमने बात की। करप्शन फ्री इंडिया बनाने की हमने बात की, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की हमने चिंता की। तमाम सारी योजनाएं हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने चलाई। किसानों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण ले लेता हूँ। 2017 में हमारी सरकार बनी, 1-1 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ करने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। उस चीज को भी याद रखा जाना चाहिए। लघु एवं सीमांत किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ बेहतरीन तरीके से। 36,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इन्वॉल्व हुआ, हमने कहा था वो पूरा किया। जवाब दीजिए देश दीपक जी। मित्र भाजपा प्रवक्ता, ये 14 के पहले कोई विकास नहीं था कह रहे हैं। जी 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 जी, अब आपने उन्हें भरपूर समय दिया, मुझे भी समय दीजिएगा। मैं सबको दे रही हूं। 14 से पहले की, हाँ जी, मैं 14 से पहले की बात कर रहा हूँ। जो आज ये तमाम पैनलिस्ट और भाजपा के लोग ग्लोबल संकट और वैश्विक क्रूड ऑयल प्राइसेस, आप जरा चेक कर लीजिए हिस्ट्री में। $147 क्रूड ऑयल का पीक है, अब वो कांग्रेस सरकार में के समय हुआ था। उस समय पेट्रोल के दाम 60 रुपए थे, 60 रुपए थे, $147 प्रति बैरल। और उसके बाद से 2009, 10, 11, 12, 13 एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस लगभग $100 प्रति बैरल थे। जो आज ये 3 महीने से $100 हुआ है, और ये दुनिया भर का हाहाकार, पेट्रोल से बंद कर दो, गाड़ी छोड़ो, तो ठीक है, वो नौटंकी वो करें, लेकिन इतिहास है 2014 से पहले का इतिहास मैं बता रहा हूं, उसको खोज लीजिए, प्रमाणित तथ्य है, इन लोग के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। $100 पर बैरल था एवरेज 3-4 साल तक। फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम भी चेक कर लीजिए, 60 से 70 रुपए पेट्रोल के। कभी नहीं रोया गया कि हमें ये नहीं मिला। दूसरा बात, इन लोग के विकास का अनप्लान। बोले लगता है आपकी आवाज चली गई, अभी समुंदर हो चुका है। हाँ बोले आ रही आवाज, आ रही बोले जी। ये जो हाईवे दिखा रहे, गांव की गलियां बजा रही हैं, नगर पालिका की सड़कें टूटी हुई है, और ये हाईवे बनाया जा रहा है। अमित जी, इसको भी तो नकारा नहीं जा सकता ना, हाईवे तो बन ही रहे हैं ना। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, हाईवे बनाइए, वो मैं कह रहा हूं अनप्लान, अनसस्टेबल ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, हाईवे बना दिए। अब कह रहे हैं गाड़ियां मत निकालो, अब गाड़ी मत चलाओ, हाईवे 8 लेन का बन गया। इसे ही कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले का रहने वाला एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट बना दिया इन्होंने 400 करोड़ से, और 4 साल से वहां हवाई जहाज नहीं उड़ रहा है। ये है इनका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करते हैं, बस डेवलपमेंट नहीं है, भ्रष्टाचार का समुंदर हो चुका है ये। ठीक है तलान जी, जब भी कोई मुद्दा आता है हर पार्टी उसको भुनाने में क्यों लग जाती है? क्योंकि देखिए चुनाव आते ही पार्टियां उस मुद्दे को भुनाने में लग जाती हैं। अभी देखिए जाति धर्म में उलझा दिया था ताकि महंगाई पर कोई सवाल ना पूछे, क्या कहेंगे राहुल जी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही ये है, और उलझाना भी चाहिए कांग्रेस को। मैं तो बोल रहा हूँ महंगाई का मुद्दे पे उतर जाना चाहिए। राहुल गांधी गले में लौकी लटका के उतरे, और प्रियंका गांधी टोपी लटका के निकले, और बताएं देश को कि भाई महंगाई है, जनता माने, और इनको वोट दे, भर भर के वोट दे, और इनकी सरकार बन जाए। ऐसा कम से कम हो तो सही, ये निकले तो सही बाहर। पहली बार कम से कम बैलगाड़ी में तो आए, विरोध प्रदर्शन तो किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको देख के कि चलो ये देखिए, इनका नाम बड़ा अच्छा है, देश दीपक जी, नाम बड़ा अच्छा है। एक चीज और कहता हूं, देखिए 2014 में हमारी इकोनॉमी, 2013 में देश दीपक जी फ्रजाइल 5 में थी हमारी इकोनॉमी, फ्रजाइल 5। आपने बोला कि हम 60 रुपए लीटर डीजल बेच और पेट्रोल बेचते थे अपनी सरकार के शासनकाल में। तो ऑयल बॉन्ड किस सरकार ने जारी किए थे? आपकी सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे ना, 3 लाख करोड़ के, वो बाद की सरकार को पे करने पड़े। इन चीजों पे भी तो बात होगी। फिर साथ के साथ 2004 में जब इनकी सरकार आई थी, तब भी पेट्रोल का रेट देखिए आप, 33 रुपए कुछ पैसे, 33 रुपए कुछ पैसे जब इनकी सरकार गई। रुकिए ना प्लीज रुकिए।
2013 में जब 2004 में इनकी सरकार आई तो उस टाइम पे 33 रुपए कुछ लीटर था पेट्रोल। फिर जब इनकी सरकार गई 72 रुपए 71 पैसे या लमसम ऐसा कुछ था, तो इन्होंने उससे मतलब 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी, 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी। तो ये चीज भी देखा जाना चाहिए। जब आप 72 छोड़ के गए थे तो बीजेपी की सरकार अभी तक 94 रुपए कुछ पैसे बेच रही थी उसको, अब 3 रुपए बढ़ाएं। वो सही बात है, बीजेपी सरकार ने ज्यादा पैसा कमाया है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार ने अपने शासनकाल में 44 लाख करोड़ रुपए कमाए डीजल पेट्रोल बेच के, लेकिन साथ में वो खर्चा भी तो किया है ना। खर्चा, अगर जो देश में खर्चा हो रहा है, अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, ग्रोथ रेट अच्छा है, भारत की इकोनॉमी फ्रजाइल 5 में है नहीं, भारत की इकोनॉमी ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड में, तो फिर ये चीज भी तो माननी पड़ेगी। इन चीजों को नकारा थोड़ी जा सकता है। देश दीपक जी, आपके नाम में तो वैसे भी दीपक है, उजाला है, तो अगर जो दिए तला अंधेरा रह जाएगा तो फिर ये एक वैसी बात हो जाएगी थोड़ा। तो ये समझिए कि फ्रजाइल 5 से इकोनॉमी बाहर निकली, फ्रजाइल 5 से इकोनॉमी बाहर निकल के टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी बनी भारत। और पूरा विश्व बैंक मानता है, IMF मानता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो सबसे ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में कियोस्क फैला हुआ है, यहां युद्ध वहां युद्ध, फिर भी भारत में पूरे जो भी वर्ल्ड की संस्थाएं हैं जो इकोनॉमी की और इस चीज पे काम करती हैं, वो कह रही हैं कि भारत सबसे ज्यादा चमकदार देश है इस वक्त जहां निवेश किया जा सकता है। तो उस चीज पे भी हमें फोकस करना होगा। ठीक है मिश्रा जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब राहुल जी आप से बात कर रहे थे, तो सुन रहे थे, मतलब आप सहमत हैं उनकी बात से पूरी तरीके से, हो गए या फिर? मैं एक वो बोल रहे हैं कि विकास कर रहा। पहले जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप से तुलना होती थी भारत की। अब कोई बात होगा तो पाकिस्तान में तेल इतना महंगा है, यहाँ पे सस्ता है। श्रीलंका से, भूटान से, युगांडा से, नाइजीरिया से, यही हमारी तरक्की हुई है। पहले हम यूरोप अमेरिका से कंपीट करते थे, अब हम युगांडा, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से तुलना करेंगे। बस यही बोल के ये मन को संतुष्टि दिला दे कि अफगानिस्तान में तो ये हाल है, पाकिस्तान भारत से इस स्तर पे इन्होंने देश को पहुंचा दिया है। इनकी गलत नीतियों ने देश को इस स्तर पे पहुंचा दिया है कि अब हम तुलना नाइजीरिया, युगांडा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका से करेंगे। यही कहना है मेरा। ठीक है गोयल साहब, देखिए बात तो सोने चांदी के रिकॉर्ड के उछाल की है। क्या लगता है जो आम आदमी की बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो क्या अब वो शादियों में मतलब ये सोने चांदी का मुंह ना देखें? क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि सोने चांदी का मुंह ना देखें। हमारी सोसाइटी में ना कुछ चीजें एक कंपल्शन लेवल पर है, उसके ऊपर महंगाई का बहुत ज्यादा पड़ेगा। वो अपनी जमीनें बेचेगा, वो अपना सब कुछ करेगा, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी में कुछ ना कुछ तो देगा। तो कहीं ना कहीं मार तो उसी को ही झेलनी पड़ रही है ना। अभी तक में आप एक छोटी सी बात को समझिए कि बीजेपी ने अभी जो प्रवक्ता उनके कह रहे थे राहुल जी, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, डेवलपमेंट किया, सारा कुछ है, तभी आज वो 22 स्टेट में या 26 स्टेट के अंदर राज कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं फेल रही, इसी वजह से उनकी ये हालत रही। बात यह है कि आज की जो समस्या है उसका ब्लूप्रिंट क्या है? क्या ये महंगाई और मल्टीपल होगी? मिश्रा जी सुनिए, चौतरफा गिर गए आप। हाँ बोले कैसे हम इससे निकलेंगे? आपने हाईवे बनाए, बहुत अच्छी बात है, आपको तभी जनता ने वोट दिया, तभी आपकी सरकारें बन रही हैं, आपने डेवलपमेंट किया, एवरीथिंग इज फाइन। कल तक की बात छोड़िए, आज जिस समस्या से जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, ये जो पेट्रोल और डीजल और ऑयल की आप बात कर रहे हैं, अगर आप ये बताएं कि कल को ये लड़ाई और बढ़ जाती है तो हाउ यू विल, मतलब महंगाई बढ़ा देंगे, पेट्रोल पे राशनिंग कर देंगे। अब ये बड़ा छोटी सी ना कई बार हास्यास्पद सी लगती है कि मंत्रियों ने अपना काफिला आधा कर दिया। भाई आधा क्यों, आप सारा खत्म कर दीजिए। बिल्कुल, अब उनका आधा कम करने से आम आदमी की थाली पे वैसे ही जस का तस ही बना हुआ है सर। किसी पॉलिटिकल रंग देने की जरूरत नहीं है। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं, मैं सिर्फ एक इकोनॉमी के हिसाब से, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हिसाब से बता रहा हूं कि आप इसकी डीप सेंस को समझिए, आप एक ब्लूप्रिंट दीजिए। मैंने अभी आपको पहले भी कहा, देयर आर थाउजेंड ऑफ द नॉन एसेंशियल आइटम विच वी आर इंपोर्टिंग डेली बेसिस। How much of foreign exchange we are paying for that? We said कि foreign will not be there, travel foreign will be not there. आपके जगह जगह कॉर्नर पे एक्सचेंज के क्या कहते हैं दुकानें खुली हुई हैं, जो डॉलर खरीदती हैं, डॉलर बेचती हैं। कुछ समय के लिए आप प्राइवेट परचेज एंड सेल ऑफ द करेंसी बंद कर दीजिए, सिर्फ बैंकिंग चैनल से उसको लाइए। आपके अपने जो विल पावर है वो है,
लेकिन उसको 100% उसे इम्प्लीमेंट, आपने टैक्सेशन में क्या बेनिफिट किया, लगाइए लग्जरी टैक्स, दीजिए एक आम आदमी को उसका बेनिफिट। आप समझ नहीं रहे हैं कि आने वाली जब हमारी फसल होगी उसके फर्टिलाइजर के बारे में आज सोचिए कि वो फर्टिलाइजर में हमें कितना बड़ा, हमारी पूरी अगर क्रॉप खत्म हो जाती है तो हम खाने की जो आइटमें हैं उनसे भी, इतना बड़ा देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हम कभी भी भूखे नहीं रह सकते क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। बिल्कुल। उसे मजबूत कीजिए। आप फर्टिलाइजर के बारे में सोचिए, आप उसकी सब्सिडी के बारे में सोचिए। आपने कहा कि आज हम यहाँ चैनल पे बैठे हैं ना, वर्चुअल में कर रहे हैं, हाउ मच द पेट्रोल एंड हाउ मच द थिंग्स वी ऑल आर सेविंग, व्हाई नॉट द एंटायर इकोनॉमी गो फॉर द वर्चुअल। आप कुछ 6 महीने के लिए, इट्स नॉट द परमानेंट, इट्स फॉर एन टेम्परेरी। कल को अगर पेट्रोल आना ही बंद हो गया, वो 85% उस रूट से आता है, पूरी दुनिया का पेट्रोल और डीजल क्रूड जो भी आता है, अगर उसका इंपैक्ट पड़ेगा तो कल क्या करेंगे। आज तो 3 रुपए में कोई बात नहीं, एक आम आदमी है, उसने तो पिसना है, वो पिस जाएगा। आप 2 रुपए और बढ़ा लीजिएगा, वो पिस जाएगा, एक एक करके। बट आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है, आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है कि आज क्या करना चाहते हैं, कल क्या करेंगे। आपने पब्लिक को कह दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। अरे यू शुड कम आउट विद सम फिस्कल एंड द monetary measures that everybody has to, by hook and by crook, by love and by affection, by law, they have to abide the things and they have to have contribute to the government. ठीक। दोनों ही पार्टियों से एक सवाल है, क्योंकि देखिए रेट तो बढ़ते जाएंगे, आए दिन बढ़ते चले जाएंगे, दोनों पार्टियों के पास क्या कोई ब्लूप्रिंट है? पहले मलिक साहब आप तो, क्योंकि देखिए अभी आप कह रहे हैं कि खाड़ी देशों में जो तनाव है उसको लेकर $100 पार चला गया है, इसलिए इस तरीके की महंगाई बढ़ रही है। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर हम पिछले समय का जिक्र कर ले तब तो $75 था ना, तब तो सस्ता था, तब फिर क्यों आम जनता की जेब से लूटा जा रहा था? तब ये खजाना कहाँ जा रहा था, किसको मुनाफा हो रहा था? मलिक साहब। बिल्कुल, देखिए एक तरीके से देश जी मौजूद हैं, देश जी भी कई सारे सवाल कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी की सरकार के ऊपर, और हमारी 2014 जो सरकार चल रही है उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो बड़े आंकड़ों के साथ और योजनाओं के साथ मैं इस चीज को भी स्पष्ट कर देता हूँ, हमने क्या काम किया। इस चीज को नंबर 1 इन्हें जान लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जनधन योजना का विषय हो, स्वच्छता अभियान का विषय हो, आयुष्मान भारत का विषय हो, नोटबंदी का विषय हो, जीएसटी का विषय हो, बेनामी संपत्ति एक्ट का विषय हो, जिस प्रकार से कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, सुरक्षा बीमा योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, या फिर एक तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड का विषय हो, ये पर्टिकुलरली किसानों का विषय है। और अगर किसान की बात करने जाए तो किसान सम्मान निधि का विषय हो, या फिर फसल की चिंता करने का विषय हो, फसल योजना का विषय हो, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के एक तरीके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई, तमाम सारी स्कीम्स जनता के लिए चलाई गई, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना, तो इन सारी स्कीम्स का लाभ जनता को हो रहा है। 370-35 से हटाएंगे, हमने कहा था, हटाया। आतंकवाद समाप्ति की बात हमने कही थी, हमने किया। और एक तरीके से पत्थरबाजी ये जो है शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसकी हमने बात की थी, पत्थरबाजी समाप्त हो गई। और उसके साथ साथ तमाम सारे जिनके आधार पर हम सत्ता में आए थे उन्हें पूरा करने का हमने मजबूती के साथ काम किया। जी, तो मतलब इसका कोई ठोस ब्लूप्रिंट तैयार है बीजेपी के पास, रोकेगी महंगाई? नहीं, देखिए बिल्कुल, देखिए महंगाई की जहां तक बात है तो महंगाई किस तरीके से कम हो, समाप्त हो, क्योंकि अभी आपने गिनाया कि योजनाएं दी हैं, योजनाएं कांग्रेस पार्टी भी गिनाती है कि हमने भी योजनाएं दी हैं, फ्रीबीज पे भी चलते हैं फॉर्मूले पे आप। तो मेरा सवाल यही ना कि आप लोग फ्रीबीज पे भी चलते हैं, सुन तो लीजिए, फ्रीबीज पे भी चलते हैं, योजनाएं भी देते हैं, तो क्या जब ये सब आप लोग देते हैं तो फिर घाटा हो जाता है, मतलब कमी हो जाती है पैसों की, तो फिर वापस जनता से वसूलना होता है क्या? कांग्रेस के पास चलेंगे। देश दीपक जी, आप मुस्कुरा बहुत रहे हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस का अब सिर्फ काम ये हो गया कि ट्विटर पर ही लड़ेगी, क्या जमीनी स्तर पर कब लड़ेगी महंगाई को लेकर? क्या कांग्रेस को सिर्फ तभी याद आता है जब चुनाव आते हैं तो कोई ना कोई मुद्दा सिर्फ ट्विटरबाजी करने लगती है? जमीनी स्तर पर कहां दिख रहा है आपका? जवाब देना। जमीनी स्तर पे देखिए, जमीनी स्तर पे हम ये मान रहे हैं कि हम भाजपा जिस हिसाब से उपद्रव करती थी, तोड़ फोड़, पटरियां उखाड़ना, तोड़फोड़ करना, सड़कें जाम करना, हम जनता वैसे ही इनके राज से तो आप साइलेंट तौर पर करने उतरे तो, लेकिन जमीन तौर पर ट्विटर पर ही क्यों वार दिखता है चुनाव के समय? जमीन पे है, बिल्कुल हम अपनी बात उनको समझा रहे हैं। और रही बात, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये $100 कोई पहली बार नहीं हुआ, 3-4 साल तक हम लोगों ने झेला है और देश को सस्ता तेल दिया है। हमारे लिए ब्लूप्रिंट हमेशा तैयार है, हमारे पास ब्लूप्रिंट हमेशा तैयार है। ये सरकार ये कभी देश का
सोचे तब ना उस बारे में कुछ काम करे। हम ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं। एक्सटर्नल डेट ये जिन्होंने ये गिना रहे हैं दुनिया भर का हाईवेज, और 12 साल में ये काहे इंपोर्ट बार बार चिल्ला रहा है, आत्मनिर्भर कब बनेंगे? हमारी जो देसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, हमारी HMT, दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को यहाँ स्थापित करना था, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मशीनरी इक्विपमेंट। 12 साल में क्या बनाया इन्होंने? सिर्फ असेंबलिंग करना, बाहर से इंपोर्ट करे, यहाँ असेंबल कर दिए, मेड इन चाइना का सामान ले, मोबाइल। हमारे नेता बार बार ये कहते हैं, राहुल गांधी, ये बस यहाँ असेंबलिंग कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट करके। ठीक है, वो असेंबली कर रहे हैं, यहाँ पर टोकना चाहेंगे हम आपको मिश्रा जी। जी यहाँ पर टोकना चाहेंगे, ठीक है, वो असेंबली कर रहे हैं, आपका पूरा वाजिब है उन पर आरोप लगाना और सवाल करना, पूरा हक है, हमारा भी है, जनता का भी है, क्योंकि महंगाई हो रही है, हम पूरा सरकार से पूछेंगे। लेकिन मिश्रा जी, सवाल ये भी है कि जब चुनाव आते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र कर लें, तो राहुल जी ने बहुत लंबी यात्रा निकाली थी, काफी सबको याद है। इस महंगाई को लेकर क्यों नहीं जमीनी तौर पर उतरते? यही सवाल है मेरा। इस महंगाई को लेकर उतरे तो शायद कुछ काम हो। मिश्रा जी, अच्छा, महंगाई के लिए अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकालें, फिर आप लोग कहेंगे कि डीजल पेट्रोल फूक रहे हैं। आप लोग कहीं से नहीं रहने देंगे, हम जनता के बीच। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतनी लंबी यात्रा निकाले, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जमीनी स्तर पर तो दिखे, जमीनी स्तर पर तो दिखे, उनका जो ये ट्विटर पर वार दिख रहा है वो जमीनी स्तर पर तो दिखे। मेरा सवाल यही है कि 2027 के चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो ये सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं आप लोग, विपक्ष पार्टी, कोई ना कोई उनको मुद्दा चाहिए भुनाने के लिए। अभी धर्म और जाति का मुद्दा था, अब ये आ गया, इस पर जवाब दे दें इनको, मलिक साहब को। मिश्रा जी जी बिल्कुल, वही मैं कह, जमीनी स्तर पे पब्लिक खुद जान रही है कि तेल महंगा हो चुका। ये मत कहिए कि हम लोग अब नाव लेकर के तेल उसको टैंकर भर के ले आए हैं, इस पर तो नहीं कह सकते, ये तो सरकार का ही काम है। जनता देख रही है, जनता खुद महंगाई से करा रही है। और दूसरा, महंगाई से ज्यादा इन लोग के भ्रष्टाचार की कीमत, और हम लोग इधर एक तरफ बचाने की बात कर रहे हैं, वहां एक बहुत बड़े उद्योगपति, राष्ट्रीय उद्योगपति कहा जाएगा, 95,000 करोड़, ऐसा खबरों में मैंने सुना है, 95,000 करोड़ रुपया लगा के अमेरिका में शायद कुछ रोजगार अमेरिका के लोगों को रोजगार देने के। अब ये कहेंगे ये तो मास्टर स्ट्रोक है, हम लोग विश्व गुरु है कि हम लोग अब अमेरिका में जाके लगाएंगे और यहाँ के लोग पेट्रोल बचाए। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए मलिक जी, मिश्रा जी का पैनिक सिचुएशन क्यों एक कर दो रहा है? लाइन में, फिर मैं राहुल जी के पास जाऊं, फिर गोयल जी के पास। जवाब दीजिए मलिक जी। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से ये जो कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, ये तो इस बात को जो नकारने का काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट को, जो विकास हुआ है उसे नकारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है। जनता सब समझती है, 2014 में जिताया, 2019 में जिताया, 2024 में जिताया लोकसभा में, और उसके साथ साथ राज्यों में निरंतर भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर जाए, 2017 में जीते और उसके बाद 2022 में जीते, अब 2027 में जीतने जा रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में हम जीत गए, जहाँ कहते थे वहां ममता दीदी हैं। तमाम सारे राज्यों में मजबूती के साथ हमारी सरकार बन रही है, एक के बाद एक राज्य में। तो किस आधार पर बन रही है आखिर, और इस हद तक बन रही है कि केजरीवाल साहब विधायक नहीं बन पाए, तो ये किस आधार पर बन रही है? ये विकास के आधार पर बन रही है, डेवलपमेंट के आधार पर बन रही है, ईमानदार नीति के आधार पर बन रही है, स्वच्छ नीति के आधार पर बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, नियत है, वो बिल्कुल खुली किताब की तरह है, जनता के मध्य में है, 24/7 जनता के मध्य में हम रहने वाले लोग हैं, और इक्वालिटी की हम बात करने वाले लोग हैं, समानता की बात करने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब में भाईचारा रहे, इसकी एक तरीके से हम बात करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबसे सेकुलर पार्टी है, और सेकुलरिज्म की मैं समझता हूँ प्रमुखता से बात करती है। मैं सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिस भी मजहब का है, जिस भी धर्म का, वो अपने रिलीजन का पालन करे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो वही विपक्षी राजनीतिक दल एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग का विश्वास, एक वर्ग का प्रयास, इस आधार पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट करते हुए देती है। कि जनता के पास वोट का जो वेपन है वो एक तरीके से हर 5 साल पे चलता है। और जहां तक जनता का
विषय। जनता को विकास चाहिए और 24 घंटे 7 दिन जिस नेता को चुन के भेजा है वो उनकी बात सदन में रखे, जमीन पे रखे और एक तरीके से मंत्रालयों से जो विकास के कार्य है कॉन्स्टिट्यूंसी में सैंक्शन कराए। ये हमारे नेता निरंतर करा रहे हैं। अब कांग्रेस वालों को जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है? ये तो कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलानी चाहिए, उसमें इसकी चिंता होनी। मिश्रा जी क्यों नहीं पसंद कर रही है? राहुल जी का रुख कर लेते हैं। राहुल जी देखिए, अखिलेश यादव का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि उन्होंने व्यंग्यात्मक कार्टून के तौर पर जनता को एक मैसेज दिया है, उन्होंने कहा कि साइकिल ही सहारा है, लेकिन शायद सपा ये भूल रही है जब चुनाव आते हैं तो फ्री बिजली, फ्री योजना वो भी बांटने से पीछे नहीं हटती है, और वो भी फिर खजाना सरकारी खत्म ही होता है राज्य सरकार का। राहुल जी, जो भी सरकार देती है, जिसको फ्रीबीज कह रही हैं आप, तो बात ये है कि जो फ्रीबीज है उसको थोड़ा ये समझने की जरूरत है हमें कि क्या फ्रीबीज है और क्या पब्लिक वेलफेयर है। अगर जो कुछ चीजें जो पब्लिक वेलफेयर में आती हैं और कुछ फ्रीबीज हो सकती हैं, वो देखने की बात है कि किसको पब्लिक वेलफेयर में रखा जाएगा, क्योंकि भारत जो देश है वो पब्लिक वेलफेयर की नीति के तहत काम करता है। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि भारत एक तरफ मतलब जो पूंजीवाद उसकी तरफ ही झुक जाए और पब्लिक वेलफेयर की जो धारणा है उसको खत्म कर दे भारत। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि भारत में जो पब्लिक वेलफेयर है, हर चीज वो नहीं हो सकती है कि आप उसको फ्री बीज कह दें। दूसरी चीज, महंगाई दर की बात करते हैं, खुदरा महंगाई दर कितनी है भारत में, इस चीज पे भी तो बात होनी चाहिए। 3.48 है खुदरा महंगाई दर। हाँ, ये जरूर है कि अप्रैल के महीने में जो हमारी थोक महंगाई दर है वो जरूर बढ़ी है, 8.30 तक पहुंच गई है, तो ये चिंता की बात है। लेकिन अभी तक जो बीजेपी के जितने भी शासनकाल में महंगाई दर जो है वो कंट्रोल में रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बहुत अनियंत्रित हो गई है, और इसको इसीलिए मुद्दा नहीं बन पाया है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं है मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जब कांग्रेस मुद्दा बनाएगी तो डेटा कहां से लाएगी? ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई हम आलू इतने रुपए क्विंटल बेचते थे, अब आलू इतने रुपए क्विंटल बेचे जा रहे हैं। ये नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता है ना, या ना तेल का लॉजिक हो सकता है, क्योंकि फिर लोग पूछेंगे भाई आपने तो जब बीजेपी गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार 2004 से गई थी तो 33 रुपए के लमसम पेट्रोल बेच रही थी, और आप 72 पे क्यों छोड़ के चले गए? सवाल तो ये भी उठेंगे 10 साल में। लेकिन 72 से अगर जो 10 साल में बीजेपी उतना ही बढ़ाती तो लगभग 140-144 होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने उसको अंडर 100 रखा है। वो ठीक बात है कि भाई तेल सस्ता रहा, 22 लाख कैसे भी सस्ता रहा, लेकिन सरकार ने फिर पैसा कहीं ना कहीं खर्चा किया। एक चीज ठीक है गोयल साहब, देखिए नौकरियां जो हैं वो बढ़ नहीं रही हैं और महंगाई जो है, रिटेल महंगाई थम नहीं रही है, तो इस चक्रव्यूह से आम आदमी निकले तो कैसे निकले? चक्रव्यूह के लिए अभी जितनी भी ये जो डिबेट हुई है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा, अपनी बात उसी चीज में उलझी हुई है। देश की समस्या के बारे में शायद किसी को कोई जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में किसी ने कोई डिस्कशन नहीं किया। बढ़ रही है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सब छोड़िए। आज की तारीख के अंदर इसे निकालने के लिए 140 करोड़ का जो मुल्क है उसमें ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत नहीं है कि वो बैठ के विचार करें, क्योंकि उनका मतभेद वहां रहेगा। आप इकोनॉमिक्स को बुलाइए, आप प्रोफेशनल लोगों को बुलाइए, उनसे ओपिनियन लीजिए, उस ओपिनियन के बाद आप अपनी कैबिनेट मीटिंग्स में रखिए, उसे अप्रूव कीजिए, उसे इंप्लीमेंट कीजिए। मैं बताता हूँ 1 अप्रैल से 2026 से क्या कहते हैं नया इनकम टैक्स का कोड एप्लीकेबल हुआ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 50 मीटिंगें की विद द सीबीडीटी, विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, तब वो कोड बनकर 1 अप्रैल को देश के सामने पेश किया गया और उसकी विशेषताएं हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस संकट के लिए पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दीजिए, उनसे बाद में स्टैंप लगवा लेना, सलाह कर लेना, उन्हें प्यार से पुचकार लेना कि ये देश का मसला है। उसमें आप इकोनॉमिक्स को बुलाइए, फिलोसफर्स को बुलाइए, टेक्निकल लोगों को बुलाइए और उनसे इसके बारे में एक पूरा का पूरा रोड मैप बनाइए और उस रोड मैप को पब्लिक के सामने ले जाके इम्प्लीमेंट कीजिए। आप आज की समस्या को देख नहीं रहे, फ्यूचर आपको नजर नहीं आ रहा, पास्ट के लिए आप इतना हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा चला रही है। किसी ने कहा कि ये जो है इससे हम कैसे, कल को ये सिचुएशन अगर अच्छी हो जाती है, हमारे ऊपर ईश्वर की हमेशा ही कृपा रही है कि हम इससे निकल जाएंगे। अगर ये सिचुएशन वर्स होगी या इससे ज्यादा बिगड़ेगी तो व्हाट यू विल डू? अनदर 5 रुपीज, अनदर 10 रुपीज, अनदर 20 रुपीज, आप रेस करते रहिए, लगाते रहिए। आपको समझ ही नहीं इस वाली बात को पॉलिटिकल पार्टीज को आ रही कि हम किस विशेष सर्कल में हैं। आपने करके दिखाया कोरोना में कि जब आपने पूरे देश, पूरी दुनिया को बताया कि वी कैन डू इट।
हम क्यों नहीं निकल सकते? क्या पेट्रोल और डीजल ही सब कुछ है? आज ठीक है, हम एक लास्ट अपनी रिएक्शन इकोनॉमी देश को- दीपक जी का ले ले। देश दीपक जी, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट तैयार है इसको लेकर रोकने के लिए? क्योंकि आवाज तो बहुत बुलंद हो रही है ट्विटर में। फाइनल कमेंट एक लाइन में। गोयल जी ने कि भाजपा के पास तो ये है नहीं। हमारे जो महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी थे, यही नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उनको मौन मोहन जी कहते ट्रोल करते थे। और आदरणीय मनमोहन जी ने एक शब्द कहा था, बीजेपी विल बी डिजास्टर फॉर नेशन, और वो समय आ चुका है। ये जिस अहंकार में जीते हैं, जिस ब्लूप्रिंट तैयार है कोई कांग्रेस के पास? सवाल ये है, ये लास्ट रिएक्शन दे दीजिए प्लीज। जी, ब्लूप्रिंट ये है कि भाजपा सरकार इस्तीफा दे दे। 4 साल हमने $100 प्रति बैरल पे देश को सस्ता तेल दिया था। इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, हम चला लेंगे। हम देश संभाल लेंगे। हमने देश संभाला है, संभाल लेंगे। ठीक है। 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हैं क्या रंग लाता है इस महंगाई को लेकर। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो आज की इस महाबहस से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है, महंगाई किसी एक दल या एक सरकार की बपौती नहीं है। जब विपक्ष सत्ता में होता है तो मजबूरी का रोना रोता है, और जब विपक्ष में बैठता है तो उसी जनता के दर्द पर अपनी सियासी रोटियां सेकता रहता है। सच यही है कि पार्टियां बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है इस देश के आम आदमी की महंगाई वाली किस्मत। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।